यह घटना सुनने के बाद शायद आपकी जान बच जाए, क्योंकि फिर आप वो गलती कभी नहीं करेंगे जो इस बंदे ने की थी। 7 अगस्त 1991 की सुबह एक 34 साल का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कर्ल मैकुन अलास्का के जंगल में एक झील के पास खड़ा था और बंदूक की गोलियों का डिब्बा पानी में फेंक रहा था। यह उसका आखिरी दिन था अपने 5 महीने के सोलो ट्रिप का, जो उसने नॉर्दर्न अलास्का के सबसे रिमोट इलाके में किया था। यह इलाका आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में एक छोटी सी प्लेन ने उसको झील के पास छोड़ दिया था। वहाँ उसने अपना टेंट लगाया। चारों तरफ जंगल, बर्फीली पहाड़ियां और इंसानी जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले 5 महीने में न काल ने किसी को देखा था, न किसी से बात की थी, न फोन, न सड़कें, न रेंजर। 150 किलोमीटर तक कोई आदमी भी नहीं। ये जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड थी। काल आसमान की तरफ देखता है। उसको लगता है जैसे प्लेन की आवाज आ रही है, वही प्लेन जो उसको वापस घर ले जाने वाला था। लेकिन जब वो ध्यान से सुनता है तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो टेंट के आसपास घूमता है, अपने सामान को इकट्ठा करता है और फिर उसको याद आता है कि उसके दोस्त का जो प्लेन था वो छोटा सा प्लेन था, तो शायद सारा सामान उसमें ना आ पाए। इस सोच में वो एम्यूनिशन के डब्बे को पानी में फेंकना शुरू कर देता है। जब वो आखिरी डिब्बा फेंकने जा रहा था तो अचानक उसको दूर कहीं से भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाता है, सोचता है जब तक प्लेन नहीं आता इस डिब्बे को संभाल के रखता हूँ। आर्कटिक सर्कल में यह वार्म सीजन था, लेकिन वहाँ का वार्म भी फ्रीजिंग होता है, खासकर रात के वक्त। एम्यूनिशन वापस बैग में डालकर वो झील के किनारे चला जाता है, जहाँ उसने मछली पकड़ने के लिए नेट लगाया था। नेट में मछलियाँ फंसी होती हैं। काल उन्हें निकालता है, वापस कैंप पर जाता है और मछली पकाकर खाता है। फिर वो अपनी डायरी निकालता है, अपने इस आखिरी दिन के लम्हे लिखता है। सारा सामान उठाकर वो झील के किनारे बैठ जाता है, जहाँ से उसको पिकअप होना था। शाम हो जाती है, लेकिन प्लेन नहीं आता। काल अब भी नेचर का लुत्फ ले रहा होता है, क्योंकि उसके लिए यह सफर बहुत ही सक्सेसफुल फोटोग्राफिक ट्रिप था। उसने 500 से ज्यादा फिल्म के रोल्स शूट किए थे, मगर जब वो आसमान में सूरज को डूबता देखता है, उसका दिल घबरा जाता है। नॉर्थ अलास्का में सूरज दिन के 20 घंटे तक आसमान में होता है, और अगर अब डूब रहा है तो मतलब आधी रात हो गई है। काल को समझ आ जाता है उसका दोस्त रोरी, जो उसको लेने आने वाला था, वो आया ही नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, काल घबराने लगता है। फिर उसको एक बात याद आती है जो उसके होश उड़ा देती है। 6 महीने पहले जब उसने रोरी के साथ पिकअप डेट डिस्कस की थी, वो दोनों नशे में थे। रोरी ने कहा था, हाँ मैं तुझे 7 अगस्त को लेने आ जाऊंगा, मगर साथ ही बोला था स्केड्यूल देख के कंफर्म करूंगा। और काल ट्रिप के जोश में पूछना भूल जाता है कि रोरी वाकई आएगा भी या नहीं। इस पॉइंट पर काल रियलाइज करता है रोरी तो आएगा ही नहीं। न उसने डेट भूली है, न कोई डिले हुआ है, वो बस नहीं आ रहा। काल को याद आता है अलास्का के पूरे समर में एक भी प्लेन इस इलाके से नहीं गुजरा। उसकी बेस्ट होप यह थी कि कोई उसकी मिसिंग रिपोर्ट करे, मगर उसको पता था कोई करेगा नहीं, क्योंकि काल हमेशा अकेला सफर करता था। और पिछले ट्रिप पर जब उसे काफी वक्त हो गया था, तब उसका बाप परेशान होकर पुलिस को कॉल कर देता है। तो काल घर जाकर उन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, दोबारा कभी किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म मत करना, मैं जितना भी लेट हो जाऊं पर जिंदा होऊंगा। और अब उसकी इस बात का नतीजा था, वो अलास्का के ब्रूटल विंटर का अकेला सामना करने जा रहा था, सिर्फ एक एमओ के डिब्बे के साथ। अगस्त के अंत तक भी काल वहीं फंसा होता है। उसको समझ आ जाता है रोरी नहीं आएगा। अब उसके पास 2 ऑप्शंस थे। 1, वहीं रुककर रेस्क्यू का इंतजार करे, जहां खाना लकड़ी मिल जाती थी। 2, या फिर 120 किलोमीटर दूर फोर्ट यूकॉन नाम की सिटी तक पैदल हाइक करे। वहां से वो घर जा सकता था, लेकिन अगर काल ये 120 किलोमीटर का सफर करता तो उसके लिए ये एक खतरनाक जुआ होता। ये वो इलाका था जहाँ इंसान का कोई निशान तक नहीं था, कोई मैन मेड ट्रेल नहीं, कोई रास्ता नहीं। अगर वो कहीं स्लिप हो जाता तो या तो गिर सकता था, या फिर किसी चट्टान से टकरा के घायल हो सकता था, या फिर हमेशा के लिए खो भी सकता था। और सफर के दौरान खाना ढूंढना सिर्फ एक नसीब का खेल था, और मौसम बेस्ट केस में भी ब्रूटल होता और वर्स्ट केस में जानलेवा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था, ये पूरा 120 किलोमीटर का इलाका भेड़ियों से भरा हुआ था, जिनकी भूख और रफ्तार इंसान से कहीं ज्यादा थी। काल को अंदाजा था कि अब उसके पास वक्त बहुत कम रह गया है, क्योंकि ब्रूटल विंटर आर्कटिक आने वाला था। अगर उसने ये खौफनाक हाइक करनी है तो उसको जल्दी करना पड़ेगा। तभी वो अपना रैबिट ट्रैप देखता है। एक रैबिट फंसा होता है, वो पकड़कर उसे कैंप ले जाता है, पकाता है। जब खा रहा होता है तो सोचता है यहाँ रुकना बुरा नहीं है, खाना मिल जाता है, मैं यहाँ सरवाइव कर लूंगा तो मैं यहीं रुकता हूँ। मगर अंदर से उसको भी पता होता है यहाँ रुकना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो प्रीडेटर्स का आसान निशाना था। सिर्फ एक एमओ का डब्बा बचा था। तभी एक आवाज आती है, एक छोटी सी प्लेन की आवाज। काल को पहले लगता है शायद वहम है, क्योंकि 5 महीने में उसने एक भी प्लेन की आवाज नहीं सुनी थी।
मगर जब आसमान में देखता है एक प्लेन उसकी कैंप साइट की तरफ आ रहा होता है, लो एल्टीट्यूड पर। काल भाग के टेंट में जाता है और अपना ब्राइटेस्ट कलर का स्लीपिंग बैग निकालता है, बाहर आके उससे हिलाता है ताकि पायलट उसको देख ले। वो देखता है ये अलास्का स्टेट ट्रूपर्स का प्लेन है, मतलब उसके दोस्तों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट कर दी है। पुलिस उसको रेस्क्यू करने आ गई थी। प्लेन इतना पास से गुजरता है, काल पायलट को देख सकता है। जब पायलट और काल का आई कांटेक्ट होता है, काल एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठी हवा में मार के उठाता है। यस, वो यकीन नहीं कर पाता, उसकी जिंदगी बच गई थी। पायलट प्लेन को टर्न करता है और काल जानता है वो अब घर जा रहा है। जब प्लेन दोबारा से काल की कैंप साइट के नीचे से गुजरता है, काल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसको लगता है कि शायद पायलट लैंड करने की जगह ढूंढ रहा है। वो भागता है अपनी कैंप साइट की तरफ, जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करता है और प्लेन की लैंडिंग के लिए जगह बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन लैंड नहीं करता और फिर अचानक प्लेन यू टर्न लेकर वापस चला जाता है। पूरा दिन काल उस प्लेन का इंतजार करता रहता है, लेकिन प्लेन दोबारा नहीं आता। काल अपने आप को तसल्ली देता है, शायद रास्ते बहुत रफ थे, इसीलिए लैंड करने की जगह नहीं मिली होगी। हो सकता है पायलट गया हो और अब कोई दूसरा प्लेन लेकर वापस आ रहा हो। लेकिन अंदर से वो कंफ्यूज था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। तो काल लाइट जला के कुछ पढ़ने की कोशिश करता है ताकि दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो वहाँ अकेला था, महीनों से सारी बुक्स, मैगजीन्स सब बार बार पढ़ चुका था, कुछ भी नया नहीं बचा था। फिर अचानक उसके हाथ एक चीज लगती है, उसका हंटिंग लाइसेंस। वो एक छोटा सा पेपर सर्टिफिकेट था जिसपे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए थे। बोरिंग जरूर था, लेकिन काल के लिए अब यही नया था, क्योंकि बाकी सब वो कई बार पढ़ चुका था। वो पेजेस फ्लिप करता है और एक पॉइंट पर उसका दिल रुक जाता है। पहले तो उसे लगता है कि उसने कुछ गलत पढ़ लिया है, लेकिन जब वो बार बार उस लाइन को पढ़ता है तो उसकी आंखों में शौक का तूफान आ जाता है। काल को तुरंत समझ आ जाता है पायलट ने उसे क्यों नहीं उठाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो प्लेन कभी वापस नहीं आने वाला था। जब काल ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो रेस्क्यू नहीं होने वाला, तब तक ठंड शुरू हो चुकी थी, लेक जम चुकी थी। फिशिंग इम्पॉसिबल हो गया था। शिकार के लिए जो ट्रैप्स लगाए थे वो भी खाली निकले, क्योंकि वुल्व्स और फॉक्सेस सब कुछ पहले ही खा चुके थे। अक्टूबर तक काल काफी कमजोर हो चुका था और नवंबर आते आते वो भूख से मरने के करीब था। 26 नवंबर को काल अपनी डायरी में कुछ लिखता है। उसके पास खाने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था और आर्कटिक का सर्दी का मौसम हद से ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। उसके हाथ और पांव की उंगलियां फ्रॉस्ट बाइट की वजह से काली पड़ने लगी थी। वो हर वक्त बीमार रहता। वो अपनी बुझती हुई आग को देखता रहता, क्योंकि अब उसके पास जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं थी। उसे पता था अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। काल डायरी बंद करता है, अपनी राइफल उठाता है और थोड़ी देर बाद एक गोली की आवाज उस जंगल में गूंजती है। 2 महीने बाद फरवरी 1982 में अलास्का स्टेट ट्रूपर्स को काल की लाश मिलती है। उसने सुसाइड कर ली थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात उसके हंटिंग लाइसेंस में लिखी थी। जब कार्ल ने अपना एक हाथ हवा में उठाया था, जोश और उम्मीद में, जब प्लेन उसके ऊपर से गुजरा था, तो उसे नहीं पता था कि हवा में एक हाथ उठाना एक यूनिवर्सल बॉडी सिग्नल है कि सब कुछ ठीक है, मेरा इंतजार मत करो। पायलट ने भी वही देखा। उसे लगा काल कह रहा है आई एम ओके, और वो प्लेन वहां से चला गया। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है जिसमें एक ग्रुप सायरन की आवाज को इग्नोर कर देता है, लेकिन बाद में जो उनके साथ होता है वो इतना खौफनाक है कि उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, ये वाली वीडियो जरूर देखना।